हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। कुछ दिनों पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक पोल कंडक्ट किया था, जिसके बेसिस पर मुझे समझ में आया कि देयर इज अप्रोक्सीमेटली 54% क्राउड जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से डरता है। तो ऐसे में मैं आपके लिए एक डेमो लेक्चर रिलीज कर रहा हूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। आप इसे देखिए, एंजॉय कीजिए, और अगर आपको पसंद आता है, समझ में आता है, और आप पूरा चैप्टर 12 यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैप्टर वाइज लेक्चर्स में से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को ले सकते हैं। ये आपको अनलिमिटेड व्यूज के साथ में मिलेगा, 30 डेज वैलिडिटी के साथ में। और आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को पूरी तरह से कवर कर पाएंगे इन ओनली 15 आवर्स। सिर्फ 15 घंटे के अंदर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस, थ्योरी और केस स्टडी और केस सिनेरियो मिलाकर सब कुछ कवर कर पाएंगे। तो एंजॉय कीजिए लेक्चर को, और अगर पसंद आता है तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट के ऊपर www.sejeet.com। अब बताओ, इंटर में पसंद था क्या चैप्टर? हाँ, नहीं था पसंद? फॉर्मूले याद कर लो बस, खत्म। पसंद हो या नहीं हो क्या फर्क पड़ता है, करना तो है ही। तो देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मुझे नहीं पता आपने किस लेवल पे पढ़ा है। हमें क्या करना है, पहले रिवीजन करना पड़ेगा जो बचपन में देखा था उसका। उसके बाद में मूव करेंगे कि अपने एडवांस लेवल पर यानी कि फाइनल लेवल पर और क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, तो यहाँ पर एडवांस वेरिएंसेस के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, और जो अपने नॉर्मल वेरिएंसेस बचपन से चलते आ रहे हैं उसके ऊपर एक लिमिटेड फोकस होता है। एट द सेम टाइम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों करते हैं वो समझ में आ जाना चाहिए अब तो एटलीस्ट। तो इंटर में समझा या नहीं समझा, वो अब समझ में जरूर आ जाना चाहिए। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट आया क्यों, हम लोग कर क्यों रहे हैं, ये आपने थोड़ा बहुत चैप्टर 11 में देखा होगा कि हम लोग, ये पहले भी देखा होगा कि वेरिएंसेस को कैलकुलेट करना जरूरी होता है परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के लिए, राइट? तो समझो, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के लिए आपने वेरिएंस को बजट से एक्चुअल को कंपेयर करके वेरिएंस कैलकुलेशन कर लिया, राइट? अब वेरिएंस कैलकुलेट करने के बाद में आपको समझ में तो आ गया कि फेवरेबल है या एडवर्स है। फेवरेबल है तो बढ़िया बात है, एडवर्स है तो खराब बात है, आपको चेंज करना पड़ेगा। पर उसके बाद क्या करोगे? एडवर्स वेरिएंस आते हैं, चलो ठीक है, अपन एग्जांपल लेते हैं। एक अपन ने लेबर वेरिएंस निकाला, लेबर रेट वेरिएंस मेरा एडवर्स दिखाई देता है। समझ रहे हो, लेबर रेट वेरिएंस क्या होता है पता है ना, कि लेबर को ज्यादा पैसा दिया अपन ने बजट से, तो लेबर रेट वेरिएंस एडवर्स दिखाई देता है। तो ये समझने के बाद आपने कर क्या लिया, क्या करोगे? हम एनालाइज करेंगे कि बेसिकली कि अगर रेट बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, की रीजन क्या हो सकता है इसके क्लाइंट की रेट बढ़ने का। और और अंडरस्टैंड। करेक्टिव एक्शन ले लोगे उसके बाद में पॉसिबल। यस, यस सर। तो हम लोग एनालाइज भी करना जरूरी है, सिर्फ वेरिएंस कैलकुलेशन के बाद में कुछ आपका हो नहीं जाएगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर दो चीजें आती है, एक होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंस, दूसरा होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंस में तो अपन पॉसिबल रीजन निकालते हैं कि वेरिएंस आने के पीछे पॉसिबल रीजन क्या क्या हो सकते हैं। और इन्वेस्टिगेशन करने के पीछे आपका जो होता है पर्पस, वो होता है कि अपन एक डेफिनेट कंक्लूजन पे पहुंच जाए कि अगर फेवरेबल या वेरिएंस है या एडवर्स है वेरिएंस, तो जो भी है उसके पीछे रीजन, वो रीजन पता चल जाए, एक डेफिनेट कंक्लूजन मिलना चाहिए अपने को कि इसके पीछे रीजन क्या था। ओके, इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं? एक डेफिनेट कंक्लूजन के लिए। इंटरप्रिटेशन क्यों कर रहे हैं? पॉसिबल रीजन के लिए। गॉट इट? अब एक एग्जांपल देता हूं कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि लेबर अपना सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। आप जाके पकड़ोगे सुपरवाइजर को कि भाई ये लेबर सही तरीके से काम क्यों नहीं कर रहे। तो इसमें गलती सुपरवाइजर की होगी या किसी और की होगी? सुपरवाइजर की होगी। सुपरवाइजर की होगी ना गलती तो। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आप सुपरवाइजर के पास पहुंच तो गए। सुपरवाइजर ने बोला कि भाई तुम्हारे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने जिस तरह का मटेरियल परचेज किया है ना, उसके ऊपर काम करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, हमारी एफिशिएंसी तो खराब होनी ही थी। अब इसमें गलती सुपरवाइजर की है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की है? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन करने पे आपको समझ में आएगा कि कई बार
जो चीज दिखती है वैसी है नहीं, पीछे कोई और भी पर्पस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सेल जितनी आपने एक्सपेक्ट करी थी उतनी हुई नहीं, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम कम होने के पीछे आप पकड़ने जाते हो मार्केटिंग टीम को, और मार्केटिंग टीम के पास जाके आप बोलते हो कि भाई ये अपना वॉल्यूम कम क्यों हो गया, पहले से अपन ने इतना टारगेट बनाया था कि इतना सेल होना चाहिए, उतना हुआ ही नहीं, तो तुम्हें बोनस नहीं देंगे हम लोग इस बार। वो बोलेगा सर प्राइसिंग आपने सेट किया, अगर आपके प्राइस को लोग पसंद ही नहीं कर रहे और उस पर लोग परचेज ही नहीं कर रहे, तो उसमें मैं कितना भी मार्केटिंग कर लूंगा क्या हो जाएगा, मेरे बोनस को क्यों खाते हो। समझे बात को। हमें इंटरप्रिटेशन से क्या निकालना पड़ेगा, पॉसिबल रीजन क्या क्या हो सकते हैं, और इन्वेस्टिगेशन से एक डेफिनेट कंक्लूजन मिल जाएगा। तो कई बार अगर लेबर वेरिएंस पे इम्पैक्ट है, तो जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम लेबर की साइड पे ही है, प्रॉब्लम किसी और डिपार्टमेंट में भी हो सकती है। ओके, तो ये सारे वेरिएंसेस जो चल रहे हैं ना, वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। मटेरियल का इम्पैक्ट लेबर पे आ सकता है, लेबर का इम्पैक्ट मटेरियल पे आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेबर रेट वेरिएंस फेवरेबल है, ठीक है, फेवरेबल रेट वेरिएंस यानी कि आपने पैसा कम दिया है, जितना टारगेट बनाया था, इतना बजट बनाया था, उससे कम पैसा दिया ना लेबर को, तभी लेबर रेट वेरिएंस आपको फेवरेबल दिख रहा है। एट द सेम टाइम मटेरियल एफिशिएंसी, मटेरियल यील्ड होता है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस आपको दिख रहा है नेगेटिव, एडवर्स दिख रहा है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, लेबर जो है अपना वो ज्यादा स्किल्ड है ही नहीं, अनस्किल्ड निकला वो, इसलिए अपन ने पैसा कम दिया, पर इसकी वजह से उसने मटेरियल में वेस्टेज ज्यादा कर दिया, मटेरियल यील्ड वेरिएंस नेगेटिव हो गया। मटेरियल यूसेज जो भी बोलते हैं, यूसेज वेरिएंस के अंदर ही आता है ना। सो इंटरडिपेंडेंसी चलती है वेरिएंसेस के बीच में, ये इंटरडिपेंडेंसी को समझना अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स का, पुराने फॉर्मूलेज का, तब हमें इंटरडिपेंडेंसी के ऊपर भी साथ साथ में काम करना पड़ेगा, ना केवल फॉर्मूलेज के ऊपर। ओके, गॉट इट। यस सर। मनाली आए समझ में, समझ लगा है तुम्हें। ओके गुड, चलो चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहले प्रॉफिट वेरिएंस के अंदर एक होता है कॉस्ट वेरिएंस, एक होता है सेल्स वेरिएंस, ठीक है, क्योंकि दो ही चीजों से इंपैक्ट आता है प्रॉफिट के ऊपर, एक कॉस्ट से और सेल्स से। और कॉस्ट में अपना आता है भाई मटेरियल, लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड, मेजरली तो यही आते हैं। उसके बाद में ऑपरेटिंग वेरिएंस के अंदर आपका सेल्स मार्जिन वेरिएंस होता है, जिसमें एक तो वॉल्यूम का इंपैक्ट होगा और एक प्राइस का इंपैक्ट होगा। अब सेल्स वेरिएंस के ऊपर थोड़ा सा बाद में आएंगे, आपने पढ़ा है इंटर में सेल्स वेरिएंस, पढ़ा है। यस सर। हाँ, तो इसके ऊपर थोड़ा सा बाद में आएंगे, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा फिर बांटना पड़ता है ना, कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पर, प्राइस के बेसिस पर अलग अलग तरह के फॉर्मूला निकलते हैं। पहले फोकस करेंगे कॉस्ट वेरिएंस के ऊपर, जो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है। तो मटेरियल वेरिएंस के अंदर एक होता है प्राइस वेरिएंस, एक होता है यूसेज वेरिएंस। यूसेज के अंदर होता है एक मिक्स और एक यील्ड। उसके बाद में डायरेक्ट लेबर वेरिएंस के अंदर रेट वेरिएंस होता है, एफिशिएंसी वेरिएंस होता है। एफिशिएंसी के अंदर एक गैंग वेरिएंस होता है, सब एफिशिएंसी वेरिएंस होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो डायरेक्ट मटेरियल का जो प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, वैसे ही सेम टू सेम डायरेक्ट लेबर का रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, दोनों में फर्क नहीं है ना। उसी तरह से जैसे मटेरियल वेरिएंस का यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, वैसे ही लेबर में एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमें मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड के जो फॉर्मूले दिखेंगे वो सेम स्टाइल में ही चलते हुए दिखेंगे, इसलिए उसको याद करना आसान हो जाता है। ओके, बट फिक्स्ड ओवरहेड का जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, समझ में आज तक कभी जिंदगी में आया ही नहीं, मैं भी आज तक समझने की कोशिश करता हूँ। कंफ्यूजिंग है ना बहुत ज्यादा, क्योंकि फिक्स्ड वेरिएंस के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि फिक्स्ड ओवरहेड चेंज होते ही नहीं है ना। वहां पर आप एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने जाओगे वगैरह वगैरह वगैरह, टोटल बेसिस पे कुछ भी चेंज होता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर फिक्स्ड है वो कॉस्ट। और वो चीज को हम लोग कॉम्प्रीहेंड कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो वेरिएबल बेसिस पर ही चलता है ज्यादातर करके। पर वहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली आपको इस चैप्टर के अंदर ये याद रखना है कि आपको फॉर्मूले समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी आपको रटना तो है ही। ओके, क्यों, पहले ही बताया था कि फॉर्मूले रटने से क्या होता है कि अपना टाइम कम लगता है एग्जाम में। लॉजिकली फॉर्म करने का फॉर्मूले का टाइम नहीं है एग्जाम में, तो अगर आपको समझ में आ जाता है बहुत अच्छी बात है, समझना तो है ही।
पर फिर भी रटना है फॉर्मूले को, कोई सा भी हो। तो स्टार्ट करते हैं मटेरियल से, उसके बाद में वापस से पीछे आकर यहाँ पर ये जो अपन ने लिखा हुआ है उसको देखेंगे। मटेरियल वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस किस तरीके से वर्क करता है? सबसे पहले तो एक होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो मैंने सेट किया हुआ है, और एक उसको स्टैंडर्ड प्राइस पे सेट करके एक बजट बना लेता हूं मैं। ओके, उसके बाद में अगर मल्टीपल मटेरियल्स को यूज किया जाता है एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, तो अपना मिक्स भी चेंज होता है। वरना मिक्स चेंज होगा ही नहीं, अगर मल्टीपल मटेरियल नहीं है तो सिंगल मटेरियल है तो क्या मिक्स होगा उसका? कुछ भी नहीं। ठीक है, इन दैट केस मिक्स वेरिएंस कब आएगा? जब मल्टीपल मटेरियल होता है तब ही। उसी तरह से मिक्स्ड वेरिएंस इन लेबर आवर्स कब आएगा? जब मल्टीपल टाइप के लेबर अवेलेबल है तभी, स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड टाइप के। अगर एक ही तरह का चल रहा है तो फिर मिक्स का आने का चांस ही नहीं है, राइट? अब ध्यान रखना कि अगर मिक्स आ जाता है तो पहले आपको एक निकालना पड़ेगा रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। ओके, ये रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी क्या होता है भाई? दिस इज एक्चुअल क्वांटिटी, है ना, इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड मिक्स के रेशियो में एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, इसको भी स्टैंडर्ड प्राइस पे ले लेंगे। तो अभी तक अपन ने क्या किया? देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से अपन मूव करके एक्चुअल क्वांटिटी पे आ चुके हैं, पर अभी मिक्स वाला, मिक्स कौन सा रखा है? स्टैंडर्ड वाला ही रखा है। पर आप प्राइस पे ध्यान दो, अभी तक स्टैंडर्ड ही चल रहा है। ओके, अगले वाले पर अब एक्चुअल क्वांटिटी पे एक बार पहुंच गए तो वापस स्टैंडर्ड पर जाने की जरूरत ही नहीं है, एक्चुअल कंटिन्यू रहेगा आगे। अगला वाला एक्चुअल क्वांटिटी एज इट इज, जैसे भी मिक्स में हो वैसे ही मिक्स में, एक्चुअल मिक्स में मतलब, और स्टैंडर्ड प्राइस एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। और उसके बाद में फाइनली फिर लास्ट में आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। अब थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला रन कैसे कर रहे हैं। ओके, जो आपने क्वांटिटी का डिफरेंस निकाला है, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पर प्राइस तो कांस्टेंट है, तो क्वांटिटी का डिफरेंस है अपना यूसेज का डिफरेंस। ठीक है, लॉजिकल है। और यहाँ पर सिर्फ प्राइस का डिफरेंस है, इसलिए वो प्राइस का डिफरेंस कहा जाता है। और हमने पहले भी देखा है कि आप कभी भी ये चीज को थोड़ी सोचोगे कि यार मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी को प्राइस पर ले लेता एक्चुअल वाली, वैसे सोचोगे नहीं लॉजिकली। आप ये सोच सकते हो कि एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस पे लिया होता, स्टैंडर्ड प्राइस व्हाट यू हैड एस्टिमेटेड कि ये प्राइस रहने वाला है। आप ये नहीं सोचोगे कि आज जो मेरा प्राइस लगा है ना, उस पे वो क्वांटिटी परचेज करता तो मजा ही आ जाता, वैसा सोचोगे ही नहीं। एक्चुअल क्वांटिटी आज जो परचेज कर लिया है उसको वो प्राइस पे करता तो सोच सकते हो। सो हमेशा आपका एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस हो सकता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस होने का चांस होगा ही नहीं। सो प्राइस का डिफरेंस हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी पे रहने वाला है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। गॉट इट? ये तो अब प्राइस सीखने के लिए सबसे इजी यही होता है, याद रखने के लिए भी सबसे इजी यही होता है। उसके बाद में यूसेज वेरिएंस भी थोड़ा बहुत याद रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट होता है और क्वांटिटी ही चेंज होती है, पर बीच में जब ये आ जाता है ना, थोड़ा पंगा कर देता है। तो इन दैट केस ये रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी अपन लोग सिर्फ इसलिए निकाल रहे हैं ताकि समझ पाए कि अपने मिक्स क्या होने वाला है। ओके, तो जब मैं एक्चुअल क्वांटिटी को ही स्टैंडर्ड मिक्स में लेता हूं और एक्चुअल क्वांटिटी को ही एक्चुअल मिक्स में लेता हूं, तो दोनों में सिर्फ मिक्स का ही डिफरेंस है, क्वांटिटी का कोई फर्क नहीं है, क्वांटिटी सेम है, पर मिक्स चेंज हो गया। जैसे ही मिक्स चेंज हुआ वो मिक्स वेरिएंस दे देगा। एट द सेम टाइम आप ये देखना चाह रहे हो बिना मिक्स को हिलाए कि आपका इसी मिक्स में, ठीक है, जो स्टैंडर्ड आपने मिक्स सेट किया था उसी मिक्स में अगर आप एक्चुअल क्वांटिटी को यूज कर लेते हो तो कितना कॉस्ट लगता है? तो वो हो गया आपका यील्ड वेरिएंस। ठीक है, अब ये यील्ड कैसे हुआ? क्योंकि आप ध्यान रखना, जितने यूनिट्स आपको बनाने हैं आउटपुट के, वो तो कांस्टेंट रहने वाला है ना, क्योंकि आपने बजट कितने भी यूनिट्स पे बनाए हो, जितने एक्चुअल में आउटपुट बनाए, आउटपुट की यूनिट्स बनाए, उसके हिसाब से फ्लेक्स तो करोगे ना उसको, है ना? नहीं करोगे? करना पड़ेगा ना। यस, यस सर। सो उसको करने के बाद में आप ये देख रहे हो कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी मुझे इतना लगता, पर मैंने एक्चुअल में इतना ही लगाया स्टैंडर्ड मिक्स में, तो मिक्स का डिफरेंस हटा दिया, सिर्फ निकाल लिया यील्ड का डिफरेंस। ओके,
कि मैं एक्चुअल में इतने यूनिट्स लगाकर अपने उतने ही नंबर ऑफ आउटपुट बना पा रहा हूं जितने मैंने सोचे थे कि स्टैंडर्ड यूनिट्स लगाकर एक्चुअल में उतना आउटपुट बना पाऊंगा। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? फिर से रिपीट करूं एक बार। यील्ड क्या होता है? यील्ड का मतलब कि आउटपुट को बनाने में कितने यूनिट सोचे थे, एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितने यूनिट्स मैंने लगा दिए, ये तो होता है यील्ड। सो अगर मिक्स का फर्क हो ही ना तो यूसेज ही यील्ड होता है ना? अगर मिक्स हो ही ना, अलग अलग तरह के मटेरियल यूज ही नहीं करते होगे, तो यूसेज ही यील्ड हो जाता है आपका। हाँ वासवी, आप कुछ कहना चाह रहे इस समय ये कह रही थी कि सही कह रहे थे? हैं। अच्छा। ओके। यस बोल रहा था मैंने। हाँ, थैंक यू। तो ये जो यील्ड है वो हमारा सिर्फ दिखा रहा है कि एक्चुअल में आपने कितना क्वांटिटी यूज किया है कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। पर अगर मिक्स आ जाता है, अगर मल्टीपल टाइप के आउटपुट, मल्टीपल टाइप के इनपुट्स अगर आपके पास में अवेलेबल है, तो उस मिक्स के इम्पैक्ट को हटाने के लिए हम लोग इस क्वांटिटी को ना स्टैंडर्ड मिक्स में ही ले लेते हैं। समझ गए? तो ये फॉर्मूले का फ्लो करने का पैटर्न है। तो अपना जो पूरा फॉर्मूला निकल रहा है, हर एक चीज का जो फॉर्मूला है वो काफी लॉजिकल है। तो यील्ड का जो मतलब होता है वो यील्ड के हिसाब से उसका फॉर्मूला निकलता है, मिक्स का जो मतलब होता है वो मिक्स के हिसाब से निकलता है, प्राइस का जो होता है वो प्राइस के हिसाब से निकलता है। इसलिए इसको याद रखना सिंपल है। अदरवाइज एक और तरीका होता है याद रखने का, विच इज की स्टैंडर्ड क्वांटिटी से शुरू करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक बार याद रखा फिर भूल गए, फिर एक्चुअल क्वांटिटी पे मूव कर गए, और स्टैंडर्ड प्राइस को 3 बार याद रखना है और फिर लास्ट में जाकर एक्चुअल प्राइस पे आना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक बार, स्टैंडर्ड प्राइस 3 बार, और एक्चुअल क्वांटिटी 3 बार, एक्चुअल प्राइस एक बार। ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे चाहो वैसे याद रखो। और फिर इसमें एडवर्स फेवरेबल में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है तो एडवर्स माने, वो फेवरेबल माने, क्या माने समझ ही नहीं आता। तो एक सिंपल सा फ्लो है, सिंपल सा फ्लो है, ठीक है? देखो ये एक्चुअल कॉस्ट है, ये स्टैंडर्ड से कम होनी चाहिए ना, है ना? मतलब कि पिछले वाला माइनस आगे वाला, अगर पॉजिटिव आया तो फेवरेबल है, वरना एडवर्स। समझ गए? हमेशा क्या करोगे कॉस्ट में? पिछले वाला माइनस आगे वाला, कॉस्ट में हमेशा ही पिछले वाला माइनस आगे वाला। पॉजिटिव आए तो फेवरेबल, पॉजिटिव वैसे भी फेवरेबल दिखता है, और नेगेटिव आए तो एडवर्स, खत्म। ध्यान रखना है सिर्फ पीछे वाला माइनस आगे वाला, किसी भी तरह की कॉस्ट में पीछे वाला माइनस आगे वाला, याद आ जाएगा? ओके। तो एडवर्स फेवरेबल में अगर तुमने मिस्टेक कर दी इसके बाद में, एडवर्स को फेवरेबल लिख दिया, फेवरेबल को एडवर्स लिख दिया, तो फिर तुम्हारी लोकेशन पे आके तुम्हें पता है मैं क्या करूंगा। सो पीछे वाला माइनस आगे वाला किसी भी तरह की कॉस्ट में, ये वो अपना मटेरियल वेरिएंस ठीक इसी तरह से चलता है लेबर वेरिएंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, नो डिफरेंस। पहले निकाल दिया एफिशिएंसी, एफिशिएंसी टोटल निकाल के बताया इसलिए इसको नाम दे दिया सब एफिशिएंसी। सब एफिशिएंसी वुड बी अगेन मोर और लेस लाइक यील्ड ओनली, ठीक है? और एक गैंग वेरिएंस दे दिया। गैंग क्यों? अलग अलग तरह के लेबर है ना, तो उसका नाम रख दिया गैंग। ओके, गैंग वेरिएंस अलग अलग तरह के अगर हुए तो मिक्स वेरिएंस है ये, और कुछ भी नहीं है। और टोटल है आपका एफिशिएंसी, और ये हुआ रेट वेरिएंस। exactly how material variance works, that is exactly how labor variance also works. Got it? अब ये पॉइंट को मैंने यहां पर लिख दिया, जैसे कि revised actual quantity and revised actual hours are calculated only when there are multiple materials or workers respectively. Similarly, revised actual quantity for multiple products in case of sales variance. सेल्स वेरिएंस भी अब निकालेंगे, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी कब होगा? जब मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट्स होंगे तब, ठीक है? और अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर स्टार मार्क लगा रखा है, मजे के लिए नहीं लगाया, उसका कुछ पर्पस है, उसको नीचे यहाँ पर बॉक्स में लिख कर बताया हुआ है। जैसे कि कई बार क्या होता है, एक्चुअल आवर्स वर्कड और एक्चुअल आवर्स पेड फॉर डिफर कर जाते हैं। ये तो होता ही है, कई बार क्या, हमेशा ही होता है। क्वेश्चन में कभी कभी होगा, एक्चुअल में तो हमेशा ही होता है कि आप जितने घंटे के लिए पैसा देते हो उतने घंटे एक्चुअल में थोड़ी काम होता है ना? तो एक्चुअल आवर्स वर्कड एंड एक्चुअल आवर्स पेड फॉर डिफर कर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको एक आइडल टाइम वेरिएंस भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो ये क्या होता है? इट इज द डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। डिफरेंस किसके बीच में? एक्चुअल आवर्स वर्कड एंड एक्चुअल आवर्स पेड फॉर। तो अपना पूरा फॉर्मूला फिर किस तरह से चलेगा, थोड़ा बताना जरा मुझे।
तो रिवाइज एक्चुअल आवर्स के बाद अपना वो आ जाएगा एक्चुअल आवर्स वर्क और एक्चुअल आवर्स पे। पहले मुझे बताओ, यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर्स तो स्टैंडर्ड आवर्स है, ये यस तो आप सर। वर्क वाला ही लेते हो, ये तो खत्म बात। ये रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स जो ले रहे हो, ये वर्कड वाला ले रहे हो या पेड वाला ले रहे हो? वर्कड वाला। वर्क वाला। ये एक्चुअल आवर्स आप लोगे तो ये कौन सा लोगे? वर्क। वर्क। बीच में आप कौन सा घुसा दोगे? एक। पेड। और फिर ये कौन सा होगा? पेड। गुड। पूरा लिख के बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये हो गया, उसमें रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, ये होता है कौन सा वाला? वर्क। उसके बाद में एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, ये कौन सा होगा? फिर एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, ये होगा पेड। एंड लास्ट एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट, ये भी होगा पेड। ठीक है। सो वेरिएंस किस तरह से वर्क करेगा? ये तो अपना सब एफिशिएंसी, ये अपना गैंग, ये हो जाएगा आइडल टाइम, और ये हो जाएगा रेट। तो आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा एडवर्स ही आना चाहिए, क्योंकि पेड आवर्स ज्यादा होंगे, वर्कड आवर्स कम होंगे। आइडल टाइम अपने आप में आपकी एफिशिएंसी को खत्म कर रहा है, राइट? तो हमेशा एडवर्स ही होता है। सो इन दिस केस आपकी एफिशिएंसी वेरिएंस यहां से चलकर यहां तक आ जाने वाला है। ओके, आइडल टाइम उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अच्छी तरह से लिखना नोटबुक में। लिख लिया? तुमने भी मेरी तरह यहीं पे लिख दिया? यहीं पर लिख दिया ना? फिक्स्ड ओवरहेड दिया, उसके पहले अपन वेरिएबल ओवरहेड को जाकर चेकआउट करते हैं, क्योंकि आसान है समझने के लिए। सिंपल तरीके से वर्क करता है, एक होता है एफिशिएंसी, एक होता है एक्सपेंडिचर, खत्म बात। एक्सपेंडिचर इज द चेंज इन रेट और एफिशिएंसी इज द चेंज इन एक्टिविटी। ठीक है, तो नाम इसके थोड़े अलग देते हैं, ये लोग देते हैं SVOH, RVOH, AVOH। SVOH तो हो गया अपना स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स, RVH हो गया रिवाइज्ड, और AVOH हो गया एक्चुअल। तो रिवाइज्ड वेरिएबल ओवरहेड्स क्या होता है भाई? स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर, यानी कि स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। ओके, SPOH होता है अपना एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए जितना आपने स्टैंडर्ड आवर्स लगाया मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। तो भाई एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए ही तो बनाते हैं अपन। ध्यान दो इधर, हमने क्या बोला कि एक्चुअल प्रोडक्शन आपने जितना किया, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट, उसके लिए जो स्टैंडर्ड आवर्स लगाया, तो अपन वैसे भी फ्लेक्स करते हुए स्टैंडर्ड आवर्स को चेंज करते हैं ना एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से। उसमें नई बात क्या हुई? कोई नई बात हुई नहीं, सिर्फ कंफ्यूज करना चाह रहे लिख के। सो सिंपल है, स्टैंडर्ड आवर्स एट स्टैंडर्ड रेट। और अल्टीमेटली ये तो अपना एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट होना ही था। ठीक है, तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के अंदर भी कोई चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं, सेम टू सेम तरीका चलने का। स्टैंडर्ड कंपेयर्ड विद एक्चुअल आवर्स, रेट स्टैंडर्ड बेसिस पे रहेगी, ये हो गया आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। और एक्चुअल आवर्स को सेम रखते हुए रेट को चेंज कर दिया, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट को कंपेयर कर लिया, एक्सपेंडिचर वेरिएंस हो गया। दैट्स इट फॉर वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। ओके, समझे? ये सब। फिर आता है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। तो ये स्टार्ट कर दूं, 8:30 हो रहा है, या फिर ब्रेक लेने के बाद स्टार्ट करें? मेरे को ऐसा लगता है फ्रेशन अप हो जाना चाहिए,
10 मिनट लेकर थोड़ा सा नाश्ता पानी करके आना चाहिए, पेट भरना चाहिए, तभी समझ में आएगा ना थोड़ा। तो ब्रेक लेते हैं 10 मिनट। कुछ डाउट है अभी तक? कुछ डाउट है? सर एक वो स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आउटपुट ऐसे करके निकालते थे, वो कहाँ पे होता है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट हर जगह पर होता है। तो ये रिवाइज वाला बताया ना आपने कि ये चीज़ निकालनी है। क्या? इससे रिवाइज एक्चुअल आवर्स ये तो मिक्स वाले उसके लिए हो गया, बट हमने कहीं पे भी यूज़ तो किया नहीं है ऊपर इसमें। जैसे डायरेक्ट मटेरियल भी हो गया, स्टैंडर्ड मटेरियल और एक्चुअल आउटपुट ऐसे करके अब वो वो अपने भी। आप में, आप ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले रहे हो वो एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए ही स्टैंडर्ड क्वांटिटी लोगे। जिस आउटपुट के बेसिस पर आपने स्टैंडर्ड बनाए थे उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ओके 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 सर, हाँ उसको हम। वो तो फॉर्मूले का पार्ट होता ही नहीं है। ये मैंने कहा था कि इसे फ्लेक्स करते हैं, आपने शायद चैप्टर 10 को अच्छे से नहीं देखा था। तो इसे फ्लेक्स किया जाता है, उसे कहते हैं फ्लेक्स। हमने एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग के अंदर उसे नाम दिया था एक्टिविटी फ्लेक्सिबल बजटिंग। याद आ रहा है? जैसे जैसे बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी फ्लेक्सिबल तो करना ही पड़ेगा ना। यस आ गया ये समझ जो में। आप बोल रहे हो ना एक्चुअल स्टैंडर्ड आज, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, उसे फ्लेक्सिबल होना ही कह रहे हैं, उसे फ्लेक्स कर रहे हैं बेसिकली। ओके। ओके, वो तो करना ही पड़ेगा हर केस में।